नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन भौतिक विज्ञान की कक्षाओं में आपका स्वागत। आज से हम अध्याय 4 शुरू कर रहे हैं, विद्युत धारिता। पिछले अध्यायों में आपने कूलाम के नियम, जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के संदर्भ में दिया गया, के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात आपने स्थिर विद्युत क्षेत्र, जो कोई भी स्थिर आवेश अन्य आवेशों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और वह कितना प्रभावित करता है, के बारे में जाना। अध्याय 3 में आपने विद्युत विभव के बारे में जाना और इस अध्याय में हम विद्युत धारिता की चर्चा करने जा रहे हैं। इस अध्याय का मूल उद्देश्य संधारित्र के बारे में अध्ययन करना है, जो विद्युत ऊर्जा संचयन की एक युक्ति है। यह आवश्यकता पड़ने पर निरावेशन के द्वारा अपनी ऊर्जा को पुनः हमें लौटाएगा, जैसा कि कैमरे में लगे फ्लैश में होता है। इसमें पहले चार्ज इकट्ठा रहता है और बटन दबाने पर वह तेज़ी से निरावेशित होकर एक तीव्र प्रकाश पुंज उत्पन्न करता है। तो आइए आज की जो चर्चा है चालक और विद्युत रोधी, उससे हम प्रारंभ करें। तो विद्युत धारिता का प्रारंभ करते हैं चालक और कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थों से। चालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से होता है, चालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चांदी, सोना, मनुष्य का शरीर, नमक का विलयन, ये सभी चालक पदार्थ हैं। चांदी इनमें सबसे अच्छा चालक माना जाता है। दूसरे तरह के पदार्थ होते हैं कुचालक पदार्थ, जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता, जैसे मोम, कागज, अभ्रक, एबोनेट की छड़, कांच की छड़, ये सभी आपके कुचालक पदार्थों के उदाहरण हैं। इन चालक और कुचालक पदार्थों के अलावा एक अन्य तरह के पदार्थ भी होते हैं, जिन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। चालक और कुचालक की चर्चा इससे पहले हमने अध्याय 1 में भी पढ़ी थी, पहले वीडियो में। इसके आगे के चरण में हम अगले अध्याय में भी इसे पढ़ेंगे और अध्याय 16 में भी इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान रखें, जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो वो चालक, और जिनमें यह प्रवाह आसानी से न हो वो कुचालक या परावैद्युत या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब इन चालक या कुचालक होने के पीछे कारण क्या है, इसे जानें। तो इसके पीछे का कारण है मुक्त और बद्ध आवेश। आप पहले भी जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को समझने के लिए आइए हम सोडियम 11 का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। तो 11 इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम आपने अध्याय कक्षा 9 में भी पढ़ा था, कि परमाणु में होता है एक अत्यंत सघन क्षेत्र, जहाँ पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है, जिसे आप नाभिक कहते हो। इस नाभिक के नज़दीक वाला जो कोश होता है वो के कोश कहलाता है, और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके पश्चात एल कोश होता है और उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, जैसा कि हम यहाँ पर इन्हें व्यवस्थित कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लगातार यहाँ चक्कर लगाते हुए रहते हैं। अब सोडियम की बात करें तो 2 और 8 10 हो चुके हैं। 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। ये इलेक्ट्रॉन चूँकि नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर है, इसलिए इस नाभिक और इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला जो बल है, जो अगर हम कूलाम नियम के अनुसार लिखें तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से, चूँकि यहाँ पर दूरी सर्वाधिक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी सर्वाधिक है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा होगा वो बल न्यूनतम होगा। ऐसे में ये जो सबसे बाह्यतम कोश वाला इलेक्ट्रॉन है, इस पर न्यूनतम बल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंडेड है, और ये अपनी कक्षा में लगभग चक्कर लगाता रहेगा और स्वतंत्रतापूर्वक पदार्थ के अंदर भ्रमण करने के लिए भी स्वतंत्र होगा। तो ऐसे आवेश को हम बोलते हैं मुक्त आवेश। अगर इन पर बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है इससे बाहर भी निकल जाए। तो
परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश कहलाता है। इसके अलावा जो शेष भाग है जिस पर नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होता है वह आपका बद्ध आवेश कहलाता है। जैसे कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं अदर के और एल कोश के, इन पर इस नाभिक का आकर्षण बल अधिक है, इसलिए ये यहाँ पर बाउंडेड रहते हैं, मतलब ये फ्री गति नहीं कर सकते, धातु के अंदर फ्री गति नहीं कर पाएंगे, जबकि ये इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री गति कर पाएगा। तो ये आपका मुक्त आवेश कहलाएगा और ये सभी जो इलेक्ट्रॉन हैं अंदर वाले वो सभी आपके बद्ध आवेश कहलाएंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं पराविद्युत पदार्थों के बारे में, यानी वही आपके कुचालक पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, जो हमने कहा था अभी इससे पहले वाले यहाँ पर आपको बताया गया था कि कुचालकों की परिभाषा जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो पुनः यहाँ पर वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अगर वो विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करें तो ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसके उदाहरण है मोम, कागज, अभ्रक इत्यादि। इन परावैद्युत प्रभाव में पदार्थों के अंतर्गत एक्चुअल में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मीन्स फ्री चार्ज नहीं होता, पर एक्सटर्नल फील्ड लगाए जाने पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु या अणुओं से बंधे हुए ही रहते हैं। विद्युत क्षेत्र का प्रभाव यह होता है कि इसके कारण परमाणु या अणु में विद्युत आवेश का पुनः वितरण होता है, परंतु ये अपने अंदर ही जो पदार्थ है उसी के भीतर विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन मूव बाहर नहीं करेंगे परंतु विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो परिवर्तित होगा। तो परावैद्युत पदार्थों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला है ध्रुवीय और दूसरे प्रकार के होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो अब हम समझते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र परस्पर एक जगह न होकर अलग अलग होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझें HCl हाइड्रोक्लोरिक, तो इसमें जो धनावेश है H और जो Cl का केंद्र है, ये मान लीजिए Cl परमाणु बना दिया और ये है इसका H भाग। केमिस्ट्री में आप और इसे बेहतर समझ पाएंगे। तो इसमें H का यानी जो धनावेश का केंद्र है वो इस तरीके से है और जो क्लोराइड आयन है उसका केंद्र यहाँ है। तो इनमें ये जो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र हैं इनके मध्य में एक परिमित दूरी है। धनावेश और ऋणावेश के मध्य में एक परिमित दूरी है। तो आपने पढ़ा है धनावेश और ऋणावेश परिमाण में समान हैं, प्रकृति विपरीत हैं। तो ऐसे में ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं और विद्युत द्विध्रुव का एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। ऐसा ही एक और उदाहरण H2O भी है। ये आपकी नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा। ऐसे में इस पदार्थ के जो अणुओं की व्यवस्था होगी कुछ इस तरीके से समझें। ये एक पदार्थ है मान लीजिए, और इस पदार्थ के इन विभिन्न अणुओं का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो इस तरीके से व्यवस्थित होगा एक्सटर्नल फील्ड की अनुपस्थिति में। ये अव्यवस्थित रहेंगे। तो अगर हम इन सभी का नेट निकालें कि इसके लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो इस दिशा में, सपोज इसके लिए इधर है, किसी का इस डायरेक्शन में होगा, किसी का इस तरीके से होगा, इस सदिश राशि है द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर इनका नेट निकालोगे तो इस पदार्थ का प्रत्येक अणु का तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण होगा, मीन्स P1 की कुछ वैल्यू होगी, P2 की कुछ वैल्यू होगी, पर अगर इन सभी का नेट द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे
तो इन सभी का जो सम होगा वो आपका 0 होगा। मीन्स एक्सटर्नल फील्ड की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ का जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 0 होता है। अगर आप इसकी तीव्रता बढ़ाएं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को और बढ़ाएं तो ऐसे में ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करेंगे और ऐसे में पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण होगा। मीन्स यहाँ पर फील्ड 0 है। एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर 0 है। पर अगर आप एक्सटर्नल फील्ड आरोपित कर देंगे तो ऐसे में ये सभी की सभी विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे और पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण होगा। मीन्स ये विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करेंगे। इसे पुनः व्यवस्थित रूप से समझें तो वे पराविद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्रों के मध्य परिमित दूरी होती है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इनमें प्रत्येक अणु का स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन सामान्यतः ये अव्यवस्थित रहते हैं। वह पदार्थ का नेट जो द्विध्रुव आघूर्ण है वह 0 होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। When E equals to 0, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 है तो ये सभी विद्युत ध्रुव जो हैं अव्यवस्थित है। तो ऐसे में नेट P जो होगा वो 0 होगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये संरक्षित होकर परिणामी विद्युत ध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर E जब 0 नहीं है तो P की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वैल्यू होने से ये विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करेंगे। दूसरे प्रकार के जो पराविद्युत पदार्थ हैं वो होते हैं अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। वे पराविद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं, जिनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही बिंदु पर होता है। जैसे H2 का केस लेते हैं। द केस ऑफ H2, इसमें जो धनावेश है HH अणु ये एक दूसरे के ऊपर इसी तरीके से रहेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर संपाती रहेंगे। यहाँ ये इस H का और इस H का एक दूसरे के ऊपर जब H2 बनेगा, अभी तो अलग अलग दिखाया गया पर ये एक दूसरे के ऊपर संपाती रहते हैं H2 के केस में। यहाँ पर इस धनावेश और ऋणावेश के केंद्र को हमने एक ही जगह व्यवस्थित किया है। चूँकि धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही बिंदु पर हैं, इसलिए इनमें प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। Got it? तो in the absence of external field, when E is equals to 0, net P will be 0। ऐसा इस चित्र में दर्शाया गया है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धनावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ध्यान दीजिए एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हो तो धनावेश का केंद्र जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। जैसे यहाँ ये धनावेश का केंद्र जो है ये एक्सटर्नल फील्ड जब आप अप्लाई करोगे तो ये इधर व्यवस्थित हो जाएगा और ये जो ऋणावेश का केंद्र है वो इसके जस्ट अपोजिट साइड में व्यवस्थित हो जाएगा। तो ऐसे में चूंकि अब यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो गए तो इसमें ये प्रत्येक अणु का प्रत्येक का द्विध्रुव आघूर्ण होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो पूरा जो पदार्थ है उसका भी कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो ऐसे में ये द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेंगे। अब ये पराविद्युत पदार्थ चाहे ध्रुवीय हों या अध्रुवीय हों, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत ध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं। अर्थात ऐसे में इनमें विद्युत ध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। पहले नहीं था, लेकिन अब इन्होंने एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंट में नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर लिया है। प्रति एकांक आयतन में इस प्रेरित विद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम ध्रुवण सदिश P वेक्टर कहते हैं। ध्यान दीजिए कैपिटल P से इसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसे ध्रुवण सदिश कह रहे हैं। प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश P वेक्टर कहते हैं। एंड P वेक्टर इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट नेट। ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ये ध्रुवण सदिश है।
तो एकांक आयतन में उपस्थित प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। एक रेखीय समदैशिक पराविद्युत पदार्थ के लिए ध्रुवण सदिश विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है। यानी P वेक्टर, ये जो ध्रुवण सदिश है P वेक्टर, कैपिटल P है, ध्यान दें फिर से, ये आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ऐसे में हम इस P वेक्टर को जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे और इसे हम काई बोलते हैं। काई E इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, इसलिए P वेक्टर यानी ध्रुवण सदिश बराबर होगा काई E। इस काई E को हम वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। यह मात्रकहीन राशि है जो पदार्थ की ध्रुवणता का मात्रक है।